नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, उसमें आप लोग जानते हो कि जो इंडिया है, भारत है, उसे जो है 5 तरीके का या 5 टाइप्स का जो कंट्री है बनाने की परिकल्पना की गई है प्रियम्बल के द्वारा। किसकी हेल्प से? संविधान की हेल्प से। पहला कौन सा है? आप लोगों ने देखा होगा सोवरन यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवाद और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये 5 तरह का जो भारत है वो बनाने की परिकल्पना किस में की गई है? प्रियम्बल में की गई है। जब हम ओरिजिनली देखते हैं तो ये 2 वर्ड थे, 5 वर्ड नहीं थे, 3 वर्ड बाद में जोड़े गए थे। आप लोगों को बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे और वो शब्द कौन कौन से थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेटिक। उससे पहले हमने सोवरन कंप्लीट कर लिया है, सोशलिस्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक के बारे में कि डेमोक्रेटिक होता क्या है, लोकतांत्रिक क्या होता है। लोकतंत्र से ही आप लोगों को पता चलता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है जो आप यूपीएससी के अंदर कई बार ऑप्शनल में लेते हो। तो पीए मतलब लोकतंत्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर जनता का राज होता है, जहाँ पर जनता का राज होता है उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। और जनता का राज किसके द्वारा होता है? जो जनता का राज होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा या इलेक्शन के द्वारा जनता का राज क्या होता है? इस्टेब्लिश होता है। जनता को अगर कोई भी नेता, कोई भी लीडर अगर पसंद आता है तो वो उसे वोट करती है और उसे चुनाव में जिताती है और उसे कहाँ बैठा देती है, चाहे पार्लियामेंट की बात करें या फिर हम असेंबली की बात करें। जनता को कोई नेता पसंद नहीं आता है तो वो चुनाव में उसे हरा देती है, वोट नहीं करती है और उससे वो वहीं पर छोड़ देती है जहाँ से वो गया था। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो संपूर्ण शक्ति है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। ठीक है, अब जनता के हाथ में जब संपूर्ण शक्ति है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश या कंट्री हम बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसमें किसी भी एक पार्टी का जो प्रभुत्व स्थापित होता है या किसी धार्मिक कहीं पर धार्मिक शासन होता है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं या फिर चुनाव जो होते हैं वो चाइना की तरह एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तानाशाही वहाँ पर एक तरीके से इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पर लोकतंत्र इस्टेब्लिश नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडिया का जो मैप है उसमें आप लोगों को एक उंगली मिल जाएगी जिससे हम क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो उसमें यही दिखाया गया है कि जो भारत है उसके अंदर जितने भी देशवासी हमारे हैं, चाहे फिर वो पुरुष हैं चाहे फिर वो महिलाएं हैं, सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया है वयस्क मताधिकार के तौर पर। यानी कि जितनी उम्र हमने, कितनी उम्र रखी हुई है? 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है उसे मतदान करने का अधिकार है और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं या फिर लोकतांत्रिक कंट्री बोलते हैं। कुछ कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेसी वहाँ पर नाम के लिए है, फॉर्मेलिटी के लिए है, वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। उन्हें बोलते हैं एक तरीके से तानाशाही का जो डिक्टेटरशिप होती है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। आप लोगों को ये चाचा भतीजे तो याद होंगे ही, ये चाचा भतीजे आजकल आप लोग देखते रहते होंगे। ये शी जिनपिंग है और ये किम जोंग उन है। इनके परिचय कराने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि सब लोग इन्हें जानते हैं। तानाशाही की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की। तो जो उत्तर कोरिया है वहाँ पर किम जोंग जो उन है, इनका जो शासन है वो चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने इनके बारे में सुनी है कि ये जो कटिंग कराएंगे या तो वो कटिंग पूरे देशवासियों को कटानी पड़ेगी या नहीं कटानी पड़ेगी। घर घर में जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो लोगों की एक्टिविटी है उनका पता चल सके। तो ये एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी है, ये बाहर की किसी भी कंपनी को एंट्री नहीं देते हैं। जो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी क्लोज इकोनॉमी, मोनोपोली होती थी किसी भी
जो देश की कंपनियां हैं उनकी। उसी तरीके से यहाँ पर भी मोनोपोली चलती है, जो इनकी अपनी कंपनियां हैं। बाहर का जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। इसे बोलते हैं एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी। दूसरा आप लोग देख सकते हो, उत्तर कोरिया हो गया। बेलारूस की अगर हम बात करें तो बेलारूस में अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको है, उनका नेतृत्व में एक निरंकुश शासन वहाँ पर चलता है। जब मैं ईरान की बात करता हूँ तो वहाँ पे धार्मिक शासन चलता है, जिस तरीके से आप पाकिस्तान में देखते हो। पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिक शासन चलता है, वहाँ पर शरिया कानून चलता है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जब किसी भी देश के अंदर कोई धार्मिक शासन चलता है तो जो माइनॉरिटी होती है उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बन जाती है, और इस चीज़ को भारत ने बहुत अच्छी तरीके से पहचाना था। इसीलिए संविधान में एक वर्ड जोड़ दिया प्रियम्बल में, जिसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा, जो मेजोरिटी होगी उसके द्वारा। ईरान हमने देख लिया। वियतनाम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनका शासन वहाँ पर चलता है। म्यांमार में भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले जो वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था, उनके जो सैनिक थे, जो मेजर थे, उन्होंने सैनिक विद्रोह हो गया था। तो वहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उन्हें मार मार कर भगाया गया था। और पिछले दिनों ये न्यूज़ में काफ़ी था कि भारत में बहुत सारे जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग थे वो एक तरीके से प्रवासी के रूप में वहाँ से भाग कर आए थे। कुछ मैक्सिमम बांग्लादेश चले गए, कुछ यहाँ पर चले गए, दिल्ली तक भी रोहिंग्या पहुँचे थे। तो ये कहाँ से भागे थे? ये म्यांमार से भागे थे, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है। जब मैं बात करता हूँ यमन की, तो यमन में आप जानते हो कि गृह युद्ध वहाँ पर चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो गृह युद्ध के कारण वहाँ पर कोई भी लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश अभी तक नहीं है। लोकतंत्र की थोड़ा सा और समझ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह भी संप्रभुता के सिद्धांत पर ही आधारित है, मतलब जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो जनता के हाथों में होगी। ठीक है, जनता ही किसी को गिराना है, किसी को उठाना है, किसी को बनाना है, किसी को बिगाड़ना है, पूरी की पूरी जो कंप्लीट डिसीजन होगा, कंप्लीट पावर होगी, वो जनता के हाथ में होती है, वो लोगों के हाथ में होती है। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं तो लोकतंत्र के क्या होते हैं, दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लोकतंत्र के दो रूपों में देखा जा सकता है। सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में देश के नागरिक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। यानी कि जो देश के नागरिक होते हैं, ये देश का कोई भी नागरिक है जिसका नाम है ए, ठीक है, तो ये अगर डायरेक्ट किसी व्यक्ति को वोट करता है, यानी कि कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का वोट किया हो? कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। आप किसका चुनाव करते हो? आप एमपी को वोट देते हो। आपके एरिया का एमपी होता है, उसे आप वोट देते हो। ये सारे एमपी जीत कर कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। और जिस सरकार की मेजोरिटी होती है, जिसकी सीटें ज़्यादा आती हैं, वो अपना एक नेता चुनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता है, और इसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। और जो डायरेक्ट चुन कर जाते हैं, चाहे फिर वो एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, प्रधान चुना जाता है, ये सब कुछ जो लोकतंत्र होता है ये होता है डायरेक्ट में, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। जैसे आप लोग देख सकते हो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनी शक्ति का प्रयोग, एक सेकेंड, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं। पहला रिफरेंडम, दूसरा पहल इनिशिएटिव, और तीसरा रिकॉल, और ये होता है जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, प्लेबिसाइट बोलते हैं इसे। तो ये क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्विट्जरलैंड या यूरोप की कई कंट्रियों में होता है। जहाँ पर क्या होता है, आप एक चीज़ समझिए, हमारे यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट चुनाव हुए, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव हुए, और 5 साल तक, 5 वर्षों के तक, जब तक जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस जो है संसद भवन के अंदर या संसद के अंदर बना रहेगा, तब तक उसकी सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में ऐसा नहीं है। उनके हाथ में, जनता के हाथ में काफ़ी सारी पावर दी गई हैं कि वो अपने प्रत्याशी को चाहें तो बुला सकते हैं वापस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिकॉल, रिकॉल का एक ऑप्शन होता है वहाँ पर,
कि जो एमपी है अगर वो काम नहीं कर रहा है, एमपी एमएलए है वो काम नहीं कर रहा है, तो जनता क्या करेगी कि भाई साहब एक काम करिए, आपके बस की कुछ नहीं है, आप वापस आ जाओ, हम दूसरे को भेज देंगे। उनके हाथ में 5 साल से पहले भी पावर है। जनमत संग्रह की जब हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हो कि वोटिंग के आधार पर वो दोबारा उस जो कैंडिडेट है उसे वो फिर से चेंज कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। लेकिन हमारे हाथ में ये पावर नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं 5 वर्षों से पहले। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में लोगों के द्वारा चुने गए एमपी एमएलए वे कानून बनाने के साथ साथ सरकार चलाने का भी कार्य करते हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं अप्रत्यक्ष में, एक संसदीय प्रणाली आती है और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो भारत में हम क्या देखते हैं, संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ पर क्या है, संसदीय प्रणाली है। जब मैं अमेरिका की बात करता हूं तो वहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है या फिर वहां पर राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, दो तरह के क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह या उत्तरदेह होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, या अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जवाबदेही होती है, वो किसके प्रति होती है, तो वो विधायिका के प्रति होती है। कई बार आप लोगों ने संसद में देखा होगा कि प्रधानमंत्री इस घोटाले पर जवाब दें, तो जवाब कहाँ देंगे, या तो फिर वो राज्यसभा में देंगे या फिर वो आपके लोकसभा में देंगे। और लोकसभा राज्यसभा क्या है, उसे ही विधायिका बोला जाता है। तो जब भी कोई भी मंत्री 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 ये कौन होते हैं, ये मंत्री कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, जो कार्य करते हैं, देश के अंदर कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्यपालिका। जो भी एक्ट होता है, कानून होता है, उसे इम्प्लीमेंट करने का जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्यपालिका। और जब वो कुछ भी गड़बड़ करती है, कुछ भी घोटाला होता है, कोई काम सही से नहीं करती है, कुछ भी चाहे आप लोगों ने देखा कि कहीं पर बम विस्फोट हुआ और वो वहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होती है, वो जो हमारा गृह मंत्री होता है उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, कुछ भी मिस्टेक होगी, तो उन्हें जवाब कहाँ देना पड़ेगा, उन्हें जवाब जाकर संसद में विधायिका के सामने देना पड़ेगा कि साहब ये गलती होगी, अब की बार माफ़ कर दो, अब की बार आप जो है मुझे हमें हमारे प्रति क्या ले सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। तो जवाबदेही किसके सामने है, तो कार्यपालिका की जो जवाबदेही है वो विधायिका के सामने होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण निम्न स्वरूप है। जैसे वयस्क मताधिकार होगा, जो लोकतंत्र होगा उसमें क्या होता है, वयस्क मताधिकार होगा, सामयिक चुनाव होंगे। आपको पता है कि भाई 5 साल में चुनाव होने ही होने हैं, सामयिक चुनाव है समय के हिसाब से। कानून की सर्वोच्चता होगी, भाई कानून के सामने चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे फिर वो एक छोटा सा अदना सा नागरिक है, आम नागरिक है, कानून के सामने क्या है, सब समान है, कानून के सामने सब समान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जानते हो कि न्यायपालिका कर कई बार एक एक्ट लेके आया गया था, एनजेएसी। तो इसके द्वारा गवर्नमेंट जो है वो न्यायपालिका के ऊपर थोड़ा सा अपना कंट्रोल बनाना चाह रही थी। ये शायद 1999 की बात है। तो जब वो बनाना चाह रही थी तो ये जो बिल था, कॉन्सेप्ट था या एक्ट था, ये कहाँ गया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करी, उसने पाया कि ये जो है कानून जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है। तो उन्होंने क्या है, इसे उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, नल एंड वॉइड उसे करार दे दिया गया। उन्होंने बोला कि ये जो कानून है ये जो न्यायपालिका है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका ये हनन है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए उन्होंने इस एक्ट को जो है नल एंड वॉइड करार दे दिया था। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो एक आम नागरिक भी न्याय के लिए वहाँ पर जा सकता है। भेदभाव का अभाव, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा।